दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार। विशेष तौर पर हिंदी नामा पेज से जुड़े हुए हमारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज मुझे अपने एक बहुत ही प्रिय लेखक और मेरे बहुत ही प्रिय नाटक पर कुछ बातें कहने का अवसर आप सबके बीच उपस्थित किया। विशेष रूप से मैं इस पेज के कर्ता धर्ता, जिन्होंने ये पेज बनाया और आज इस पेज की लाइव व्याख्यानों की शुरुआत हो रही है, ऐसे युवा साथी सीमांकन यादव को और सर्वेश मिश्र को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से ये बातचीत आज आप सबके बीच संभव हो पाई है। इस बीच में फेसबुक में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। मैं ये अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है या नहीं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक मुझे ये बताए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार कर रहा हूं। जैसे ही आप मुझे बताएंगे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वैसे ही मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। इस पेज की लाइव व्याख्यानों, तो ये हमारे साथी विमलेश सरोज ने मुझे बताया है कि और भी कई साथी अब बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तो मैं अब के बाद से इसकी चिंता किए बगैर कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं, ये मानते हुए कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। बात होगी 2003 या 2004 के किसी महीने की। भोपाल मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लेखक संघ का एक जलसा सज्जाद जहीर की जन्म शताब्दी पर आयोजित था, और जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक महत्वपूर्ण लेखक आमंत्रित थे, और उसमें से बहुत सारे लोग वहां उपस्थित भी हुए। सज्जाद जहीर के काम पर, उनकी 100वीं पर, प्रगतिशील आंदोलन में उनकी भूमिका पर, उर्दू में उनके लेखन पर बहुत सारी बातचीत उस दरमियान हुई। वो बातचीत अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका एक दस्तावेजी महत्व है, जिसे बाद में कभी लोग खोजबीन कर देख या पढ़ सकेंगे। लेकिन पहले दिन शाम को, बल्कि दूसरे दिन शाम को, समापन के बाद कार्यक्रम के अनुसार हबीब तनवीर का आगरा बाजार प्रदर्शित किया जाना था। उसी श्रृंखला में मैं उन दिनों राजस्थान के झालावाड़ नाम की जगह में रहता था, वहां मैं काम करता था, और मैं झालावाड़ से आया था उस जलसे में शामिल होने के लिए। और 2 दिन की बातचीत भी मैंने सुनी थी। रात के 10 बजे के आसपास मेरी बस थी और मुझे भोपाल से झालावाड़ के लिए निकलना था, और शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास दूसरे दिन के आखिर में हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार
एक दूसरे प्रेक्षागृह में, जहां ये बातचीत 2 दिन की चल रही थी, उससे भिन्न एक प्रेक्षागृह में खेला जाना था। ये उस जलसे का के भीतर ही ये आयोजन था। आगरा बाजार को इससे पहले मैं 1989-90 में दूरदर्शन पर देख चुका था, जब जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर संगीत नाटक अकेडमी ने जिन नाटकों के आयोजन किए थे भारतीय भाषाओं के, उसमें से एक आगरा बाजार भी था, और उसका प्रदर्शन किसी माध्यम से दूरदर्शन पर हुआ था और वो मैंने देखा था। उसकी हल्की स्मृति मेरे मन में थी। आगरा बाजार में पढ़ चुका था, हबीब तनवीर के साथ मैंने बहुत सारा वक्त बिताया था, घूमते हुए अलग अलग जगहों पर, उनसे गप्पे मारते हुए, बातें करते हुए, उनके कलाकारों के साथ। और मैं भीतरी तौर पर उनके कामकाज से बहुत प्रभावित था, और अपने रंगमंच संबंधी शोध के सिलसिले में भी मैं उनके कामकाज का एक मूल्यांकन, एक अध्ययन कर रहा था। मैंने सोचा था, इतना पुराना नाटक जिसे 3 बार खुद हबीब तनवीर पेश कर चुके हैं, 1954 में पहली बार दिल्ली में, फिर 1970 में, और फिर 1989 में, 3 दफा 3 अलग अलग रूपों में वह उसे पेश कर चुके थे। इतने साल बीत गए थे, आगरा बाजार में काम करने वाले ज्यादातर अभिनेता हबीब तनवीर की मंडली से जा चुके थे। खुद हबीब साहब आगरा बाजार में अनेक भूमिकाएं करते थे, जिसमें पतंग वाले की भूमिका के साथ उनका नाम अक्सर जोड़ा गया, उन्हें देखा गया था। तो हबीब साहब भी बीमार होने की वजह से मंच पर नहीं आ रहे थे उन दिनों। तो मुझे लगा नहीं कि कुछ आगरा बाजार में इतना दम बचा होगा कि 2003-04 में, जब थिएटर इतना आगे बढ़ गया है, थिएटर में तरह तरह की नई चीजें आ गई हैं, तो भी हबीब तनवीर के इस पुराने नाटक का ऐसा कोई असर बचा होगा। इसलिए ये सोचते हुए कि कुछ कम ही लोग आएंगे जो हबीब साहब के काम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हबीब साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं बहुत ये सोचते हुए कि बैठने की जगह तो मिल ही जाएगी और फिर हम आमंत्रित दर्शकों में से हैं, मैं लगभग उस वक्त प्रेक्षागृह में पहुंचा जब कि नाटक शुरू होने वाला था। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग गैलरी में, जो सीढ़ियों के बगल, जो कुर्सियों के बगल में जो जितनी जगहें बाकी थी, चूंकि ये नाटक बिना किसी टिकट के सभी दर्शकों के लिए हो रहा था, तो जितने भी लोग आते गए थे उन सबको कहीं ना कहीं बैठने की जगह दी गई थी। इसके बावजूद लोग बाहर खड़े हुए थे, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली थी। सारी जितनी जगह हॉल के अंदर थी, कुर्सियों के अलावा भी जो जगह थी, उस सब पे दर्शक बैठे हुए थे। मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ सोच सिफारिश करने के बाद चूंकि मुझे 10 बजे जाना था और मैं करीब 7:30 बजे वहां पहुंचा था अपना सूटकेस वगैरह लेकर, मुझे बड़ी मुश्किल से हॉल के अंदर जाने की जगह मिली और बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो मैं अपने सूटकेस को ही कहीं एक जगह, किसी जगह पर मैंने थोड़ी सी जगह अपने लिए बनाकर उस पर बैठकर मैंने वो नाटक देखा। जब नाटक खत्म हुआ तो ये पता चला कि बाद में जो दर्शक सैकड़ों की संख्या में बाहर रह गए थे, उन दर्शकों के लिए एक अलग से स्क्रीन लगाकर नाटक को दिखाने की व्यवस्था की गई थी। ये जो मोहब्बत थी हबीब तनवीर के काम के प्रति लोगों के मन में, वो उस बात से जाहिर थी। जैसा जबरदस्त उत्साह लोगों के भीतर था आगरा बाजार देखने को, भोपाल जैसे शहर में जहां आए दिन बहुत उम्दा
कोटि के नाटक होते रहते थे और हबीब साहब बस गए थे भोपाल में अपने जीवन के आखिरी दिनों में, तो लोग अक्सर उनके नाटक जो भी होते थे वो देखते रहते थे। लेकिन फिर भी 1954 में पहली बार ये खेला गया नाटक 2003-4 में लगभग 50 साल बाद भी लोगों के मन में इतना आकर्षण था इस नाटक को लेकर कि हॉल में, जिसे कहते हैं तिल रखने की जगह भी नहीं बची थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और मेरे लिए एक तरह से आश्चर्यजनक, मेरी आंखें खोल देने वाला था। लेकिन उससे ज्यादा कारनामा हुआ नाटक के आखिर में। नाटक खत्म हुआ, हम सब लोग जिन्होंने कभी भी वो किताब खोलकर देखी है, जो छपी हुई किताब है आगरा बाजार, उसके आखिर में नाटक जहां खत्म होता है, नजीर अकबर आबादी की एक नज्म जिसका यूं शीर्षक आदमी नामा है, आदमी नामा के साथ ये नाटक खत्म होता है। उस दिन भी आदमी नामा के साथ मंच पर नाटक खत्म हुआ। हबीब तनवीर दर्शकों के बीच पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। आमतौर पर रवायत ये थी, जितने नाटक मैंने हबीब साहब के देखे थे उससे पहले 1990-91 से मैं देखता आ रहा था उनके नाटक, तो आखिर में हबीब साहब खुद आते थे मंच पर, क्योंकि वो ज्यादातर में खुद भी किसी न किसी तरह से संबद्ध होते थे, अभिनय भी करते थे, गाते भी थे। तो वो आखिर में आते थे और दर्शकों को शुक्रिया अदा करते थे और एक प्रणाम की मुद्रा में सारे अभिनेता प्रणाम करते थे 2-3 बार झुककर, और फिर उसके बाद वे चले जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हबीब साहब अपने दर्शकों से अपने अभिनेताओं का परिचय भी कराते थे, तो एक एक पात्र का नाम लेते हुए, अभिनेता का नाम लेते हुए वो तारुफ भी कराते थे हबीब साहब। उस दिन भी ऐसा होना था, लेकिन चूंकि हबीब साहब बीमार थे और वो उन दिनों एक छड़ी पकड़कर चलते थे, तो वो मंच पर जाने की स्थिति में नहीं थे। स्वाभाविक है कि जो बाकी लोग थे उन्होंने रंगमंडली की तरफ से, नया थिएटर की तरफ से दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और जो पुरानी उनकी रवायत थी उसके हिसाब से प्रणाम करके और झुक के 3 बार दर्शकों का अभिवादन किया। मैं आज भी सोचता हूं तो मैं उस याद को एक कीमती अनुभव की तरह अपने जहन में रखता हूं कि 3 बार जब वे सारे अभिनेता ऐसा कर चुके, वे झुके, उन्होंने सलाम किया और सारे के सारे दर्शक जो अंदर थे सभागार में, सब खड़े हुए थे और लगातार तालियां बजा रहे थे। ऐसे वक्फे, ऐसे ऐसे उदाहरण हिंदी थिएटर में देखने को बहुत कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। थोड़ी देर तक लोग तालियां बजाते रहे और तालियों के संकोच से वो जो मंडली थी नया थिएटर के अभिनेताओं की, जिसमें कोई नामी गिरामी एक्टर अब बचा नहीं था, न फिदाबाई थी, न भुलवा राम थे, न रामचरण थे, न गोविंद राम निर्मलकल थे, न दीपक तिवारी थे, न पूनम थी, न फिदाबाई तो पहले ही जा चुकी थी, ब्रजदास नहीं थे, मालाबाई नहीं थी। जो भी बड़े अभिनेता थे नया थिएटर के, जिनसे पहचान थी नया थिएटर की, उनमें से कोई भी नहीं था उस प्रदर्शन में। हबीब साहब की बेटी नगीन और उस जमाने में जो रामचंद्र, नगेश आग, अगेश नाग, माफ कीजिएगा, ये देवीलाल, ये सारे के सारे लोग थे मंच पर। तो दर्शकों के संकोच से, तालियों के संकोच से रंगमंडली के ज्यादातर अभिनेता बार बार झुकते रहे, बार बार सलाम पेश करते रहे, लेकिन तालियां थी कि रुक ही नहीं रही थी। और मुझे लगता है कि 2-2.5 मिनट का वक्त बीत गया ऐसे तालियां बजते हुए, और आखिर में ये जो दीवानगी थी एक तरह की, ये जो एप्रिसिएशन था, ये जो सम्मान दिया जा रहा था अभिनेताओं को, उससे खुश होकर हबीब साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए
हम सब पीछे जो खड़े या खड़े हुए दर्शक थे, वो उनको बस उनकी पीठ देख सकते थे। वे खड़े हुए और उन्होंने खड़े खड़े ही थोड़ा झुकने की कोशिश की और एक पुराने अभिनेता की तरह अपने दर्शकों को सलाम पेश किया। और आप मेरी बात का यकीन माने कि उसके घटना के बाद फिर तालियां और तेज हो गईं और लगभग 5 मिनट तक हबीब साहब के सम्मान में, आगरा बाजार और नया थिएटर के अभिनेताओं के सम्मान में वो तालियां बजती रहीं। आगरा बाजार एक ऐसा नाटक था जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक क्रांति की शुरुआत की थी, और यह उचित ही था कि लगभग 50 साल बीतने के आसपास हो रहे थे उस वक्त, तो भारत के तमाम इलाकों की तरफ से, भारत की तमाम जनता की तरफ से, यूं तो आगरा बाजार दुनिया भर में खेला गया, पर भारत में उसके बहुत प्रदर्शन हुए थे। उनकी तरफ से लोग, भोपाल के लोग भारतीय जनता की तरफ से यकीदत पेश करें, सम्मान पेश करें, ये बिल्कुल उचित था। क्योंकि इस नाटक से भारतीय रंगमंच में, हिंदी उर्दू रंगमंच में एक नए तरह की शुरुआत हुई थी, एक क्रांति की शुरुआत। जब यह नाटक पहली बार पेश किया गया 1954 में, जैसा कि हबीब तनवीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, तो किसी को भी ये मालूम नहीं था कि यह इतना बड़ा कारनामा होने जा रहा है। यह नाटक जैसे खेल खेल में तैयार हुआ था। इसकी पहले से कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी। हबीब तनवीर खुद इसे लिखने वाले थे। यूं ही इस नाटक का आइडिया आ गया था, यूं ही अभिनेता जुटा लिए गए थे, यूं ही जगह चुन ली गई थी, और यूं ही ये जामिया की एक सोसाइटी के तहत ये नाटक का प्रदर्शन किया गया था। तब शायद लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये जो हुआ है आगरा बाजार, ये जो हो रहा है आगरा बाजार, ये कितनी बड़ी परिघटना आगे चलकर भारतीय रंगमंच में, हिंदी रंगमंच में हो जाने वाली है। नजीर अकबराबादी की 200वीं जयंती थी, जहां तक मैं याद कर पाता हूं, और उस सिलसिले में ही ये आयोजन हो रहे थे दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जहां लोग उन्हें जानते थे, और उसी सिलसिले में हबीब तनवीर ने यह नाटक पेश किया था। क्यों यह नाटक एक क्रांति की तरह हिंदी रंगमंच में और भारतीय रंगमंच में याद किया जाता है, इस बारे में भी कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि आगरा बाजार एक ऐसा नाटक था जिसने भारत के भीतर कंपनी राज और ब्रिटिश इंडिया के समय में चलाए जा रहे शैक्षिक और सांस्कृतिक अभियान, सामाजिक और सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण का जो अभियान चलाया जा रहा था, उसका प्रतिरोध करने वाली जो रंगमंच की परंपरा थी, जो नाटक और रंगमंच में जो परंपरा, जो कंपनी राज के समय और ब्रिटिश इंडिया के समय औपनिवेशिक स्वामियों द्वारा सांस्कृतिक और सामाजिक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत के रंगमंच को कमतर दिखाने, भारत की भद्र और मध्यवर्गीय शिक्षित जनता को भारत की रंगमंच की रवायतों से दूर करने और भारतीय रंगमंच की रवायतों से दूर करके पश्चिमी और यूरोपीय ढंग के रंगमंच के अनुकरण सिखाने की जो तरकीबें, जो चीजें शुरू हो गई थी, जिनसे रंगमंच के क्षेत्र में एक औपनिवेशीकरण चल रहा था। यह औपनिवेशीकरण भारतीय समाज के लगभग हर हिस्से में हो रहा था। धर्म का एक औपनिवेशिक स्वरूप बनाया जा रहा था, मैथोलॉजी का एक औपनिवेशिक पाठ तैयार किया जा रहा था,
धर्मों के भीतर एक पॉपुलर धारा तैयार की जा रही थी जिसे औपनिवेशिक जरूरतों के मुताबिक ढांचा ढाला जा सके। इस काम में नवजागरण की संस्थाओं की मदद ली जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय परंपरा को पीछे धकेल कर यूरोपीय ढंग के आधुनिक शिक्षा के माध्यम से औपनिवेशिक जरूरतों के मुताबिक पढ़े लिखे लोग तैयार किए जा रहे थे, जो दिखने में भारतीय हो, रंग से भारतीय हो, लेकिन कपड़े लत्ते और बाकी सोचने विचारने के ढंग से पूरी तरह ब्रिटिश ना सही लेकिन ब्रिटिश ढंग के भारतीय हो, जेंटलमैन हो, भद्र हो, लोग हो। ये जो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी, इसके विरोध में जो संस्कृति जगत से जो आवाज आ रही थी, इसके विरोध में जो काम किए जा रहे थे सांस्कृतिक जगत में, खासतौर पर नाटक, रंगमंच, कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि इत्यादि विधाओं में, उन सभी इलाकों में ये एक तरफ औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, दूसरी तरफ उस औपनिवेशीकरण का प्रत्याख्यान करने और भारतीय परंपराओं पर, जीवित भारतीय परंपराओं पर जोर देने की एक प्रक्रिया चल रही थी। हबीब तनवीर उस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। यानी उन्होंने नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में पिछले लगभग 70-80 सालों से चले आ रहे औपनिवेशीकरण के प्रभाव थे, उन प्रभावों के विरुद्ध एक ताकतवर लोहा लेने की कोशिश कर रहे थे जो हमारे नाटककार और रंगकर्मी। उनमें हबीब तनवीर मेरे ख्याल से तीसरे सबसे महत्वपूर्ण नाटककार थे। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में हो रहे औपनिवेशीकरण का प्रत्याख्यान किया और अपने नाटकों के माध्यम से और अपने रंगमंच के माध्यम से भारतीय तत्वों पर बल देने वाले एक रंगमंच के स्वरूप खड़ा किया। इस काम को एक हद तक अपने तरीके से आगे बढ़ाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने अपने नाटक के माध्यम से और सीमित जनों के लिए किए जाने वाले अपने रंगमंच के माध्यम से उस रवायत को ठीक ठीक पुरातन भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं, लेकिन पुरातन भारतीय परंपरा से गहरा संवाद करते हुए उन्होंने एक ऐसा रंगशिल्प खोजने की कोशिश की अपने नाटकों में जिसे किसी भी दृष्टि से यूरोपीय ढंग का नहीं कहा जा सकता था, और जो एक हद तक औपनिवेशीकरण के उन सभी मानकों का विरोध करता था, प्रत्याख्यान करता था। और इस परंपरा में तीसरे महत्वपूर्ण नाटककार और रंगकर्मी थे हबीब तनवीर, और यह कारनामा उन्होंने अपने नाटक आगरा बाजार के माध्यम से शुरू किया। यह बहुत दिलचस्प है कि जब आगरा बाजार लिखा हबीब तनवीर ने, आगरा बाजार के 2 ड्राफ्ट मोटे मोटे तौर पर उन्होंने बनाए। पहला ड्राफ्ट जो 1954 में खेला उन्होंने, और दूसरा जो उन्होंने 1970 में प्रदर्शन करते समय खेला। 1989 में जब उन्होंने इसे रिवाइज किया, दोबारा खेला, तो उन्होंने मोटे तौर पर 1970 के का जो ड्राफ्ट है उसी को आधार बनाया। हम सब जो पाठ पढ़ते हैं अब, वह पाठ 1970 का पाठ है। तो आगरा बाजार से पहले यह बेहद दिलचस्प बात है कि हबीब तनवीर को इस पूरी डिबेट की, इस पूरी बहस की कोई जानकारी लगभग नहीं थी। न तो हबीब तनवीर को भारतीय रंग परंपरा का कोई बहुत ही सीधा प्रत्यक्ष अनुभव था, न वो संस्कृत रंगमंच को जानते थे, न उन्होंने भरत का नाट्यशास्त्र पढ़ रखा था, और ना ही वो किसी ऐसे नाटककार को जानते थे। उनका लिखा हुआ, उनका बोला हुआ जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक 1954 तक आगरा बाजार का प्रदर्शन करते हुए शायद वो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों से और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से भी परिचित नहीं थे, ऐसा मालूम पड़ता है। तो फिर ये जो कारनामा हुआ, ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि एक स्वतः स्फूर्त कारनामा था, और यह स्वतः स्फूर्त कारनामा
हबीब तनवीर ने किया। तो कुछ उनके भीतर ऐसा जरूर था, कुछ वो जरूर उनके भीतर ऐसा बन रहा था, पक रहा था, जिसने उन्हें आगरा बाजार करने के लिए ढकेला, या आगरा बाजार का ये फॉर्म तैयार हुआ। ये कहना बहुत जरूरी है कि ये जो आगरा बाजार का प्रारूप तैयार हुआ, जो 1954 में खेला गया और जिसका विकास 1970 में किया हबीब तनवीर में, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजों की भूमिका है। यानी मैं अब जब इतने वर्षों बाद हबीब तनवीर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। एक ऐसा आदमी जो न ब्रेख्त को ठीक से जानता है, जो न संस्कृत को ठीक से जानता है, न जो लोक परंपराओं को ठीक से जानता है, जिसने नाट्यशास्त्र भी नहीं पढ़ा है, उसके भीतर यह कारनामा कैसे हुआ कि उसने एक ऐसा क्रांति पैदा करने वाला एक नाटक लिखा। तो मैं समझता हूं कि दो महत्वपूर्ण चीजें इस सिलसिले में याद की जानी चाहिए। पहला तो ये कि हबीब तनवीर का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। हबीब तनवीर मूलतः एक कवि थे, शायर। हम सब जो हबीब तनवीर के कामकाज से थोड़े बहुत परिचित हैं, हम जानते हैं कि हिंदी उर्दू में जो प्रगतिशील कविता की और तरक्की पसंद तहरीक की जो धारा चल रही थी उन दिनों, हबीब तनवीर उसके एक बिल्कुल नवयुवा शायर थे। वे मुशायरों में जाते थे। सरदार जाफरी, कैफी आजमी, मंजरू सुल्तानपुरी जैसे शायरों के साथ वो मुशायरों में गजलें पढ़ते थे, नज़में कहते थे, और एक तरह से चूंकि वो तरन्नुम में गा सकने की क्षमता उनके पास थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे गायक थे हबीब तनवीर। उनकी आवाज बहुत बेसदार, साफ सुथरी आवाज थी। उनका सुर का जो ढांचा था वो बहुत ही पक्का था और संगीत की गहरी समझ उनको थी। वे खुद बहुत अच्छा गाते थे। इसलिए उनकी जो शुरुआती कविताएं थी, जो उर्दू में थी, गजलें और नज़में, उनकी वजह से वह मकबूल हो रहे थे, लोकप्रिय हो रहे थे। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हबीब तनवीर शायर तो थे, गजलें कहते थे, नज़में कहते थे, लेकिन वो मूलतः तरक्की पसंद शायर थे, प्रगतिशील कवि थे। और प्रगतिशीलता के वजह से उस जमाने में हिंदी और उर्दू में खासतौर पर जितना हमें इतिहास दिखाई पड़ता है कि एक बहस सी छिड़ी हुई थी। उस बहस की शुरुआत आप देखें हिंदी में प्रेमचंद के उस भाषण से होती है जो उन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए वो पढ़ा था, जिसे हम साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से जानते हैं, जिसका संपादन अमृत राय ने करके बाद में उसे प्रकाशित किया साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से। एक तरह से ये इस बहस थी। तो प्रगतिशील लेखक, प्रगतिशील आलोचक, प्रगतिशील विचारक, प्रगतिशील कवि और शायर एक साथ दो परंपराओं से या दो तरह के विचारों के साथ संघर्ष कर रहे थे। पहला था परंपरावादी कविता का ढांचा और परंपरावादी काव्य विचार या परंपरावादी काव्य सैद्धांतिकी। जैसा हिंदी में इसे समझना हो तो इसे इस तरह समझना होगा कि जो रसवादी आग्रह थे, जो अलंकारवादी आग्रह थे, विशेष रूप से ये दो जो हिंदी में बहुत ताकतवर थे, इनसे संघर्ष करना। तो रस, छंद, अलंकार वगैरह से जोड़कर कविता का जो एक पद्यमय ढांचा चल रहा था, उससे संघर्ष, जिसकी शुरुआत एक तरफ निराला कर चुके थे जब उन्होंने छंद मुक्त कविता का समर्थन किया, मुक्त छंद की बात कही और मुक्त छंद को जीवन से मुक्ति कहा था। तो एक तरफ पारंपरिक काव्य विचार से, परंपरावादी काव्य विचार से, परंपरावादी काव्य सैद्धांतिकी से संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी तरफ ये जो यूरोप के प्रभाव से आधुनिकतावादी अनेक तरह के विचार आ रहे थे, जिनका एक अतिवादी स्वरूप हमको कलावाद में दिखाई देता है। दो मूल विचार, कला समाज के लिए, जीवन के लिए, और एक वो जो इसे नहीं मानता और कहता है कि नहीं, कला मूलतः कला के लिए। तो ये जो कला मूलतः कला
के लिए होती है, इसको मानने वाले लोगों की एक धारा यूरोप से आधुनिकता के प्रभाव से आ रही थी। और हिंदी उर्दू में, हिंदी में हम जिन्हें आधुनिकतावादी कहते हैं और उर्दू में जिन्हें जदीदियत के नाम से जानते हैं, ये संघर्ष, इस घराने से, इस विचार से भी एक संघर्ष चल रहा था प्रगतिशील कविता का। हिंदी में यदि आप मुक्तिबोध की समूची काव्य आलोचना को देखते हैं तो आप देखेंगे कि मुक्तिबोध एक साथ दोनों तरफ संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ वो पारंपरिक काव्य विचार से संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो आधुनिकतावादी कलावादी विचारों से संघर्ष कर रहे थे। मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ये हिंदी के 3 ऐसे बड़े आलोचक हैं जिन्होंने दोनों दिशाओं में एक साथ संघर्ष किया, विशेष रूप से मुक्तिबोध ने और रामविलास शर्मा ने। एक शायर के रूप में हबीब तनवीर प्रगतिशील आंदोलन की इन बहसों से अच्छी तरह से परिचित थे, और वो प्रगतिशील आंदोलन की वे सारी की सारी बहसें, कला किसके लिए है? जनता के लिए। कला कहां से पैदा होती है? समाज से पैदा होती है। कला किसके लिए है? अंततः जनता के लिए, समाज के लिए, जीवन की, समाज की, जनता की बेहतरी के लिए। वो जो मुक्तिबोध ने कहा, जो है उससे बेहतर चाहिए। हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, हम एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, हम एक बेहतर राजनीति बनाना चाहते हैं, हम एक बेहतर नए मनुष्य को गढ़ना चाहते हैं। इस काम में हम अपनी कला का इस्तेमाल करेंगे। ये मोटा मोटी एक विचार था। और हबीब तनवीर इन दोनों तरह के संघर्षों से परिचित थे। आप देखेंगे कि आगरा बाजार नाटक के भीतर इसका गहरा असर मौजूद है। आगरा बाजार नाटक के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है किताब वाले की दुकान, किताब वाला या किताब की दुकान। ये जो किताब की दुकान के अंदर जो बहस हो रही है, तस्किरा नरीस, मौलवी साहब, हमजोली, शायर, ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये सारी बातचीत का जो रेफरेंस पॉइंट है, जो संदर्भ है, वो प्रगतिशील आलोचना की वे बहसें हैं। तरक्की पसंद आंदोलन द्वारा खड़ी की गई वे बहसें हैं जो हिंदी और उर्दू में समान रूप से एक तरफ परंपरावाद से तो दूसरी तरफ आधुनिकतावाद से संघर्ष कर रही थी। तो हबीब तनवीर का व्यक्तित्व, मैंने कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस कारनामा था, ये एक स्पॉन्टेनियस क्रांति थी जो हबीब तनवीर के द्वारा संभव हुई। ये कोई सुनियोजित, ये एक पारंगत और सिद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया कारनामा नहीं था। ये एक युवा द्वारा, जिसके सामने कोई राह नहीं थी, ये राह खोजने की क्रम में ये हो गया था। तो मैं कह रहा हूं कि मैं उस अवचेतन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जिसने ये किया। तो इसके पीछे मौजूद है हबीब तनवीर का प्रगतिशील कवि का मन। इसलिए एक तरफ वो शायर थे, प्रगतिशील शायर थे, और हर नया आंदोलन हमेशा अपने नायकों की तलाश करता है, अपने लिए एक नया इतिहास बनाता है। प्रत्येक आंदोलन दुनिया का, आप जैसे देखें, हिंदी में 1980 के बाद दलित आंदोलन आता है लेखन की दुनिया में। एक तरफ वो समाज में है, राजनीति में है, दूसरी तरफ लेखन की दुनिया में आता है। तो आप देखेंगे कि दलित लेखक, दलित सामाजिक कार्यकर्ता, दलित बुद्धिजीवी अपने नायकों की तलाश करता है, और इस क्रम में वो 3 उन पुराने नायकों की तरफ जाता है जिन नायकों की तलाश खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और हमारे जमाने के दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, विचारकों, कवियों, लेखकों ने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। तो ज्योतिबा फुले के बाद जो लोग थे समाज में जिन्होंने काम किया था, उनकी तरफ गए। रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु, अच्युतानंद,
स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एक नायकों की धारा उन्होंने बनाई, सावित्रीबाई फुले। प्रत्येक आंदोलन जो कुछ नए विचार की स्थापना करना चाहता है, वो हमेशा अपने लिए एक नया इतिहास लेकर आता है और एक नई नायकों की परंपरा, एक नई नायकों की धारा लेकर आता है। आप आदिवासियों के आंदोलनों को देख लें। जब आदिवासी लेखन की दुनिया में या सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक इतिहास बनाया जो मुख्य धारा के इतिहास से अलग एक इतिहास था। उन्होंने देश दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया पैदा किया और नए नायकों की तलाश की। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, टांट्या भील से लेकर नायकों की पूरी परंपरा उन्होंने विकसित की जो थी। पर जो मुख्य धारा का इतिहास था, जो अभिजनों का इतिहास था, उस इतिहास से वे नायक बेदखल किए गए थे, लेकिन दलितों और आदिवासियों ने अपने नायकों की तलाश की। हबीब तनवीर ने प्रगतिशील आंदोलन के कार्यकर्ता थे, लेखक थे, और प्रगतिशील आंदोलन हिंदी में भी और उर्दू में भी अपने नायकों की तलाश कर रहा था उन दिनों। आप देखेंगे कि उन दिनों हिंदी में जो प्रगतिशील लोग लिख रहे थे, वो किन पर लिख रहे थे? रामविलास शर्मा ने अपनी पहली किताबें निराला और प्रेमचंद पर लिखी, और एक तरह से उन्होंने गैलेक्सी बनाई, एक आकाश गंगा बनाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और निराला, ये पांच की एक आकाश गंगा रामचंद्र शुक्ल ने बनाई। उसके साथ प्रकारांतर से उनके पीछे खड़े थे तुलसीदास, और उसके समानांतर आप जाएंगे मुक्तिबोध के यहां तो आपको एक दूसरे नायक मिलेंगे, कबीर, जो आगे चलकर नामवर सिंह ने जिनको आगे बढ़ाया। तो आप देखेंगे कि हिंदी कविता के भीतर प्रगतिशीलों ने कबीर और तुलसी और निराला के रूप में अपने नायक ढूंढे। ठीक उसी तरह उर्दू शायरों ने अपने नायकों की तलाश की और वो गए नजीर अकबर आबादी के पास। और उर्दू कविता ने समकालीन यानी तत्कालीन प्रगतिशील उर्दू कविता के लिए, तत्कालीन हिंदी कविता के लिए एक नायक की तलाश की, और हबीब तनवीर इस नायक की तलाश से परिचित थे। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी जब उर्दू साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, या एहतेशाम हुसैन ने जो इतिहास लिखा, उस इतिहास में नजीर अकबर आबादी को किस कोण से देखा गया है वो आप देखें। जनता का कवि कहकर, अवाम का शायर कहकर एक तरह से इन्वेंट किया प्रगतिशील कवियों ने नजीर अकबर आबादी को। और ये जो संघर्ष था, नायकों की तलाश का संघर्ष, उसमें एक शायर के तौर पर, एक कवि के तौर पर हबीब तनवीर शामिल थे। तो मैंने कहा कि उनकी पर्सनालिटी में एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें वो कवि थे, प्रगतिशील कवि थे, और अपने नायकों की तलाश कर रहे थे। जहां प्रगतिशील बिरादरी, प्रगतिशील उर्दू शायर नजीर अकबर आबादी के पास जा रहे थे, इसलिए ये एक स्वाभाविक खोज थी। जैसे नेहरू ने उस जमाने में अपने लिए एक नए हिंदुस्तान की खोज की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हर वैचारिक संघर्ष करने वाले को अपने लिए एक भारत की खोज करनी पड़ती है। नेहरू ने जैसे भारत की खोज की, रामविलास शर्मा ने जैसे हिंदी में प्रगतिशील कवियों, लेखकों और आलोचकों, विचारकों की खोज की, वैसे ही उर्दू कवियों ने, और खासतौर पर हबीब तनवीर ने, उर्दू के भीतर नजीर अकबर आबादी की खोज की। एक तो ये पहलू है, यानी हबीब तनवीर का व्यक्तित्व, अभी वो नाटक की दुनिया में न भी आए होते तो ये बहसें सब उनके मन के अंदर, उनके सामने चल रही थी, जिनका असर नाटक पर होना ही होना था। दूसरा पहलू, हबीब तनवीर शायर थे, और वे 40 के दशक में अपनी जगह, अपने मूल स्थान से, रायपुर से नागपुर होते हुए मुंबई आए थे। मुंबई में वो अभिनेता होना चाहते थे। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, एक पूरी फुल लेंथ फिल्म, फीचर फिल्म उन्होंने की। उस जमाने में फिल्म हिट नहीं हुई, हबीब तनवीर का एक फिल्मी अभिनेता के रूप में सफर उस तरह से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उन्हीं दिनों वो
मुंबई में सक्रिय एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े जिसका नाम था इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, मैं जिसे उनके व्यक्तित्व के भीतर जो मौजूद वो तत्व है जो आगरा बाजार की तरफ उन्हें ढकेलते हैं, वो है इप्टा से उनकी संबद्धता। इप्टा एक ऐसी संस्था थी जो 1943 में गठित हुई थी और जिसमें बहुत सारे कवि, लेखक, संगीतकार, नर्तक, वादक और अभिनेता जुड़े हुए थे। ये मूलतः नए ढंग से सोचने वाले, मार्क्सवाद से सहानुभूति रखने वाले या मार्क्सवाद में प्रशिक्षित लोगों की, कलाकारों की एक टीम थी जो पूरे देश में काम कर रही थी, लेकिन जिसका एक बड़ी इकाई मुंबई में थी। उस जमाने में जो लोग वहां काम कर रहे थे उसमें बलराज साहनी जैसा अभिनेता, लेखक, ख्वाजा अहमद अब्बास, अन्ना भाऊ साठे जैसे मराठी कवि, अभिनेता और ढेर सारे लोग थे। दीना पाठक मुंबई में थी, ए के हंगल मुंबई में पहुंच गए थे आजादी के ठीक बाद, और बहुत सारे, जोहरा सहगल थी, शील हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि जिन्हें बहुत सम्मान से याद किया है रामविलास शर्मा ने, वे भी वहां थे। और हबीब तनवीर एक युवा अभिनेता की तरह इप्टा से जुड़े। इप्टा एक ऐसी संस्था थी जो भारतीय रंगमंच पर पुनर्जागरण लाने का काम कर रही थी। यदि आप इसे और साफ करके देखना चाहते हैं तो आप इसे यूं समझिए कि प्रगतिशील पुनर्जागरण लाने की कोशिश कर रही थी। जैसा प्रगतिशील पुनर्जागरण प्रगतिशील लेखक संघ लेकर आया साहित्य की दुनिया में, ठीक वैसा ही प्रगतिशील पुनर्जागरण नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में लेकर आ रही थी इप्टा नाम की संस्था, भारतीय जननाट्य संघ, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। और ये जो प्रगतिशील पुनर्जागरण की कोशिश थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि रंगमंच को एक कला के रूप में सोद्देश्य बनाया जाए। यानी हर कला का एक उद्देश्य होता है, जो मैंने अभी कहा कि कला समाज के लिए, कला जीवन के लिए, कला जनता के लिए, यानी समाज, जीवन और जनता की बेहतरी के लिए, नया मानुष गढ़ने के लिए कला का इस्तेमाल किया जाए। तो थिएटर, जनता का रंगमंच कौन होगा? जो जनता से पैदा हो, जनता के माध्यम से हो और जनता जिससे जुड़ी हुई हो, जिसकी जीवन शक्ति जनता हो, जनता की परंपराएं। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो सोद्देश्यता थी, ये सोद्देश्यता रंगमंच को सामाजिक और राजनैतिक कार्यवाही में बदल देती। यानी थिएटर सिर्फ कला नहीं था, बल्कि थिएटर एक सामाजिक राजनैतिक संघर्ष का एक अंग था। जैसे समाज में सामाजिक राजनीतिक संघर्ष चल रहा हो तो रंगमंच को उसमें सहयोग देना है, उसका साथ देना है, उसमें भूमिका निभानी है। ऐसा तो एक सामाजिक राजनीतिक आशयों वाले एक रंगमंच की नींव डाल रहा था इप्टा। और चूंकि वो जनता से संबद्ध होना चाहता था, इसलिए वो उन माध्यमों की तलाश कर रहा था जिससे वो जनता तक पहुंच सके, या जनता तक एक ऐसा रंगमंच हो जो जनता को अपना लगे। इसलिए नुक्कड़ रंगमंच, चौपाल का रंगमंच, मंच मचान का, गांव में जो पंचायतों में खेले जाने सकने वाला, सड़कों पर खेले जा सकने वाला, स्कूल या कॉलेज में बहुत ही कम साधनों में हो सकने वाले एक लोकोन्मुखी रंगमंच के शिल्प की तलाश हो रही थी। और अंततः इस काम में रंगकर्मी जा रहे थे लोक परंपराओं की तरफ। ये जो लोक परंपराओं की तरफ रुझान था, बलवंत गार्गी ने उस जमाने का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, बलवंत गार्गी खुद एक पंजाबी के मशहूर नाटककार थे जिन्होंने रंगमंच नाम की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। बहुत सारी बातें उस जमाने के इप्टा में जो लोकोन्मुखता थी या लोक परंपराओं से जो संबद्धता थी उसके बारे में लिखी। ये दो बातें, यानी रंगकर्मी के रूप में इप्टा में प्रशिक्षण और शायर के रूप में
प्रगतिशील लेखक संघ या प्रगतिशील आंदोलन में प्रशिक्षण, ये दो ऐसी बातें थीं जो शायद हबीब तनवीर के जीवन में न घटी होती तो आगरा बाजार जैसा कारनामा न हुआ होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आगरा बाजार एक ऐसा नाटक है जो भारतीय रंग परंपरा को आधुनिक बनाता है और उसके साथ साथ पुनर्नवा भी करता है। जब आप इसे आधुनिक बनाते हैं तो उसका अर्थ यूरोपीय ढंग प्रदान कर देना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि आप भारत की जीवित परंपराओं से वास्ता रखते हुए वे जीवित परंपराएं जिनका निर्माण, जिनकी रचना जनता ने की है, क्योंकि देश की सारी शैलियां, चाहे वो कश्मीर में भांड हो, चाहे वो पंजाब में हरियाणा में नकल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रामलीला हो, रासलीला हो, स्वांग हो, नौटंकी हो, चाहे वो राजस्थान में ख्याल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में माचा, राई, गम्मत और विदेशिया हो, या बिहार में स्वांग का एक भिन्न रूप विदेशिया हो, या बंगाल में जात्रा हो, या असम में अंकिया नाट हो, या महाराष्ट्र में तमाशा हो, या कर्नाटक में यक्षगान हो, या केरल में कोटियाटम हो, या तमिलनाडु में वीथी नाटकम हो। बहुत सारे जो ये परंपराएं थी, लोक की परंपराएं, ये असल में ये जनता की पैदा की हुई, जनता की क्रिएटिविटी की, जनता की रचनात्मकता की वानगी पेश करती हैं। इसलिए जब कोई कलाकार इन लोक परंपराओं से संबद्ध होता है तो वो वस्तुतः जनता से संबद्ध होता है। तो मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिक बनाने का अर्थ है कि वो जो मध्यकाल में बहुत सीमित ढंग का, सीमित दायरे के कंटेंट का, सीमित दायरे की विषय वस्तु का नाटक खेला जा रहा था, उससे बाहर निकालकर आधुनिक मनुष्य का नाटक, यानी सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर नाटक, ये जो नया मानुष बन रहा है पूरी दुनिया में, इसको और अधिक आगे बढ़ाने वाले नाटकों की तलाश करना, ये एक तरह से उसको आधुनिक बनाना है। यानी नौटंकी में जो कर रहे थे कारनामा पंडित नत्थाराम शर्मा गौड़ या श्री कृष्ण पहलवान जैसे लोग, उसी नौटंकी को एक नए ढंग से इस्तेमाल किया जाए, जैसे बाद में 80 के दशक में मुद्रा राक्षस ने किया, जब उन्होंने गोगोल की नाटक इंस्पेक्टर जनरल का नौटंकी में अनुवाद किया, या नौटंकी शैली में उसको नए ढंग से आला अफसर नाम से क्रिएट किया, या एक नए नाटक की रचना की। तो ये है आधुनिकीकरण या उसे आधुनिक बनाना। तो हबीब तनवीर ने जाने अनजाने 1954 में आगरा बाजार के माध्यम से भारतीय रंग परंपरा को पुनर्नवा किया, एक नया रूप प्रदान किया, जैसा कि उससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र कर चुके थे या रविन्द्रनाथ टैगोर कर चुके थे। एक हद तक उन्होंने उसे पुनर्नवा किया और दूसरी तरफ उन्होंने उसे आधुनिक बनाया। बहुत बार ये लगता है कि आगरा बाजार नाम का ये नाटक नजीर अकबराबादी के जीवन पर आधारित है, यह नजीर अकबराबादी का महिमा मंडन करने के लिए लिखा गया। मैं इस बात को एक अर्धसत्य मानता हूं। यह नाटक हबीब तनवीर ने नजीर अकबराबादी के नायकत्व को स्थापित करने के लिए ही लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर असल में नजीर अकबराबादी के माध्यम से वो कविता और साहित्य की दुनिया में उन मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे जिन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रगतिशील आंदोलन, तरक्की पसंद तहरीक संघर्ष कर रही, जिसमें से महत्वपूर्ण बात यह थी कि कला को जनता के बीच होना चाहिए। कला दीर्घकालिक होगी जब वो जनता के काम आएगी। काम आएगी का अर्थ उपयोगितावाद नहीं है। कई बार उसके सरलीकरण में काम आने का अर्थ जनता के काम आने का अर्थ उपयोगितावाद से लगा लिया जाता है। नहीं, उपयोगितावाद नहीं। जनता की मन को, जनता की चेतना को, जनता के सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण को, जनता की वैचारिकता को उन्नत बनाने के ये काम है। और इस काम में हबीब तनवीर ने अपने एक पूर्वज के रूप में नजीर अकबराबादी को देखा, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन
ये नाटक नजीर अकबराबादी के काम पर पीठ टिकाता है, लेकिन ये मूलतः संघर्ष करता है अपने समय में, यानी 1954 में। 1754 में जन्मे नजीर अकबराबादी के काम को आधार बनाकर हबीब तनवीर 1954 में अपने जमाने के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे इसको आप और आसानी से समझ सकेंगे जब आप भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार को देखेंगे। कबीर को आधार बनाकर, कबीर की कविता, कबीर के जीवन, कबीर के विचारों को आधार बनाकर भीष्म साहनी 1978 में यह नाटक लिखते हुए क्या कबीर को एक मृत नायक की तरह पेश करना चाहते हैं, इतिहास की एक सुसज्जित चीज की तरह? नहीं, वे उसे एक इतिहास के एक चीज की तरह उसे पेश नहीं करते, बल्कि भीष्म साहनी 1978 1980 में जब ये नाटक लिख रहे हैं, जब एम के रैना इसे खेल रहे हैं, तो अपने समय में जो संघर्ष है लेखक का, यानी भीष्म साहनी का, और उसके निर्देशक एम के रैना का जो संघर्ष है, वो उस नाटक के माध्यम से उस संघर्ष में भाग ले रहे हैं। इसीलिए नाटक जब इतिहास का इस्तेमाल करता है तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वो इतिहास को एक सजावटी चीज की तरह, एक फॉसिल की तरह, जीवाश्म की तरह, एक मरी हुई चीज की तरह जो अपना जीवन खो चुकी है, उसे प्रदर्शित करता है, या उसे एक जीवित चीज की तरह प्रदर्शित करता है जो अपने समय में संघर्ष करने का मादा रखती है। नजीर अकबराबादी हमारे समय में हमारे संघर्षों में साथ देने का मादा रखते हैं, इसलिए वे एक अर्थ में एक ऐसे शायर हैं जो जीवित हैं, जो फॉसिल नहीं हुए हैं, जो जीवाश्म नहीं हुए हैं, जैसे कि कबीर है। और बहुत सारे अर्थों में बहुत सारे कवि ऐसे हो सकते हैं। इसलिए यह कोई इतिहास का पुनरावलोकन मात्र नहीं है, बल्कि यह इतिहास का पुनर्पाठ है, इतिहास की हिस्ट्री को रीडिस्कवर करना है। और जब हम हिस्ट्री को रीडिस्कवर करते हैं तब हम इतिहास के माध्यम से अपने वर्तमान में अपने संघर्षों में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और यह कारनामा हबीब तनवीर ने किया। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस कारनामा था, ये बहुत सुनियोजित तरीके से किया कारनामा नहीं था। हबीब तनवीर इस बात को नहीं जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं या क्या कर दिया उन्होंने, इसका उन्हें इल्म नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो असल में मनुष्यता को राह दिखाने वाले लोग होते हैं, वो अपनी राहें तो खोजते रहते हैं अपने जीवन में, पर जब वो खोज रहे होते हैं तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी चीज खोजकर मनुष्यता के सामने रख रहे हैं। जो काम किया गौतम बुद्ध ने, जो काम किया ईसा मसीह ने, हमारे जमाने में जो काम कबीर ने किया, या जो अंबेडकर ने किया, या जो गांधी ने किया, जो प्रेमचंद ने किया, ये सारे के सारे लोग शायद ही नहीं मालूम था कि वो हमारे लिए कौन से रास्ते खोज रहे हैं। हबीब तनवीर भी एक ऐसे ही आदमी थे जिन्होंने आगरा माजार के माध्यम से एक तरह से एक नया रास्ता खोलने की, एक नया की कोशिश की। अब हम आते हैं हबीब तनवीर के इस नाटक पर पर्टिकुलर, मैंने आगरा बाजार पर खुद को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें मैंने उसकी पृष्ठभूमि में कही ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कैसे आगरा बाजार भारतीय रंग दृष्टि की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण अहम मकाम है। और मेरे हिसाब से वो तीसरा अहम मकाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वो तीसरे बड़े नाटककार हैं जो इस महान खोज को आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस नाटक में बड़ी मात्रा में नजीर अकबराबादी की कुछ नज़में, ज्यादातर नज़में और कुछ गजलें जोड़कर हमारे सामने रख दी गई। अनेक बार पढ़ते हुए यह भी मालूम पड़ सकता है कि ये नाटक बस इसलिए लिखा गया है, इस नाटक के बीच बीच में थोड़ी सी कथा इसलिए जोड़ दी गई है ताकि नजीर अकबराबादी की नज़मों को पेश किया जा सके। ऐसा कभी कभी ऐसा पढ़ने वाले को लग सकता है, लेकिन
ये बात भी पिछली बात की तरह अर्धसत्य है। एक हद तक इस नाटक से नजीर की सारी नज्मों को निकाल भी दिया जाए, हालांकि ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है नज्में और गजलें इस नाटक का। लेकिन यह बात समझने के लिए कि हबीब तनवीर ने किया क्या है इस नाटक के भीतर, थोड़ी देर के लिए सारी नज्में निकाल दी जाए, तो भी आप देखेंगे कि इस नाटक के भीतर एक नाटकीय प्रभाव पैदा कर सकने की क्षमता है। और यह नाटकीय प्रभाव कई गुना आगे बढ़ जाता है जब हम इस नाटक के भीतर नजीर अकबराबादी की नज्में पढ़ते हैं। आप देखिए बहुत ध्यान से, जैसे कहते हैं कला, आर्ट, इस नाटक के भीतर जो नज्मों की तरतीब है, जो क्रम है, उस क्रम का एक खास मानी है। वो क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्रम को इधर उधर कर दें तो नाटक के अर्थ में फर्क पड़ जाता है। इसलिए उस क्रम को देखिए, कहां से वो कौन सी नज्म पहले आती है और कौन सी उसके बाद आती है, उसकी तरतीब क्या है, और वो नज्मों के माध्यम से कौन कौन सी बातें हमारे सामने रखी जाती हैं। पहली नज्म शहर आशोब, ये आगरा पर केंद्रित एक नज्म है जो नजीर अकबराबादी की बहुत लोकप्रिय नज्म तो नहीं कही जा सकती। मैंने इस नाटक के पहले जो लोकप्रियता थी नजीर की नज्मों की, उसमें शायद सबसे लोकप्रिय नज्म नहीं थी। पर अब देखिए कि कितनी खास जगह पर यह नज्म मौजूद है और उससे कौन कौन सी चीजें स्थापित करते हैं हबीब तनवीर। मैं फिर कहूंगा, नजीर को सामने रखा है उन्होंने एक नायक की तरह, लेकिन जो संघर्ष है मूल्यों की, साहित्यिक मूल्यों की स्थापना का, साहित्यिक विचारों की स्थापना का, वो हबीब तनवीर का खुद का है। खाली मंच, दो फकीर आते हैं, शहर आशोब जो नज्म है उसे गाते हैं, और शहर आशोब के कौन से बंद, यानी स्टेंजा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कौन से बंद गाते हैं। आप देखेंगे कि इस नज्म में, मैं एक बंद पढ़ देता हूं जिससे कि थोड़ा सा अंदाजा हो उन लोगों को भी जिन्होंने आगरा बाजार नहीं पढ़ा है अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, बंद यानी क्लोज्ड, रहती है तब उस सोच में लैलो निहार बंद, दरिया सुखन की फिक्र का है मौजदार बंद, हो किस तरह न मुंह में जुबां बार बार बंद, जब आगरे की खल्क का हो रोजगार बंद। आप देखेंगे कि एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, बंद 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 बंद, हर एक चीज बंद है। और आखिर में आता है रोजगार बंद, जब आगरे की खल्क का हो रोजगार बंद। अब आप कल्पना करें, हबीब तनवीर ने कहा है कि 1810 के आसपास का कोई वक्त है जो डिस्क्रिप्शन में है नाटक की। 1810 यानी कि अंग्रेज कंपनी आ चुकी है, मॉडर्नाइजेशन, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है। अभी उत्तर भारत में खासतौर पर अवध एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत में अंग्रेजों की एक बढ़त हासिल है, और यहाँ के राजे रजवाड़े, यहाँ के सामंत आपस में लड़ाई झगड़े में, ऐश्वर्य में, विलासिता में में मुब्तला हैं, और शहर जो बने हैं मध्यकाल में और जो अब आधुनिक जमाने में नए तरीके से जा रहे हैं, उनमें रोजगार बंद है, रोजगार बंद। अब आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि रोजगार बंद होने का क्या मतलब होता है, तो आपको लॉकडाउन के दरमियान के वक्त को याद कीजिए। लॉकडाउन खुला, छोटे व्यापारी, दिहाड़ी किस किस तरह की मुसीबतों से दो चार हुए।
उस सब को अनुभव को आपके अपने जीवन के अनुभवों को याद कीजिए और फिर पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए नजीर का। जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, बहुत सारे लोगों को यह सुबह होता है, ये संदेह होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कंपनी राज के आने के बाद कारखाने बने, फैक्ट्रियां बनी। तो 1810 में कौन सी फैक्ट्री थी आगरा में? किस चीज की फैक्ट्री बनाई थी अंग्रेजों ने या दूसरे लोगों ने आगरे में? अब ये इतिहास का खोज का विषय है। नजीर अकबराबादी यदि 1810 की आसपास की नज्म है तो कह रहे हैं कि आगरे में कारखाने बंद हैं। कारखाना क्या चीज होती है? तब अब हमें अपने उन इतिहासकारों की तरफ जाना होता है जो हमें बताते हैं कि मुगल काल में और मुगल काल से थोड़ा पहले कैसे भारत में प्रौद्योगिकी में तेज गति से परिवर्तन हो रहे थे। खासतौर पर इरफान हबीब के काम को आप याद करें, और किस तरह से पूंजीवादी ढंग की उत्पादन पद्धति भारत में अंग्रेजों के आने और प्रभावशाली होने के पहले ही शुरू हो गई। इसकी एक इशारा इसका नजीर अकबराबादी के यहां मिलता है। तो जिसे आप मंदी कहते हैं, मंदी आप सब जानते हैं, बहुत ही लोकप्रिय शब्द है। 1929 की महान मंदी, 2007 की यूरोप की और अमेरिका की मंदी, जिसके असर से 12 साल 13 साल से अभी दुनिया चली रही है, या जो इस समय लॉकडाउन के कारण जो मंदी है बाजार में, पूरी दुनिया के बाजार में, ये जो मंदी है इसका क्या क्या असर होता है। मैं बहुत बार हंसते हुए कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर पहली बार नजीर अकबराबादी ने कविता लिखी, जैसे कि मंदी। मंदी के इससे पहले मुझे नहीं लगता कि बाजार की व्यवस्था पर और बाजार की मंदी व्यवस्था पर कोई आपको कोई कविता भारतीय भाषाओं में मिले। मुझे नहीं लगता, जितना मैंने अध्ययन किया मैंने नहीं पाया। अब देखिए, सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद सो खाते हैं अब उधार, बाजार में उड़े है पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद। दुकानदार ऐसे अपनी दुकानों में बैठे हैं जैसे जेल में कैदियों को लाइन से बिठा दिया गया है, कतार में बिठाकर। ये जो है इस तरह का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, ये एक तरह से यथार्थ है। और भारतीय कविता में भारतीय जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने की जो बेचैनी आपको दिखाई देती है, जिसमें आप संस्कृत के कवियों की तरफ जाते हैं, दो रास्ते हैं हमेशा। एक इपिक में बात कहना, पुरानी कथाओं के माध्यम से, कथा में के माध्यम से बात कहना, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो या रघुवंशम हो या दूसरी किताबें हैं जिनमें उनमें भी समाज का कोई ना कोई यथार्थ होता है। लेकिन एक होता है वो जिसमें सीधे यथार्थ का वर्णन कर दिया, जैसे तुलसीदास के यहां एक तरफ रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, गीतावली है, जो समाज के उस यथार्थ का वर्णन करते हैं तुलसीदास जो उन्होंने अपने समय समाज में देखा। लेकिन यथार्थ का एक दूसरा वर्णन है कवितावली के उत्तरकांड में, जहां वो ये वर्णन करते हैं कि किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बदी, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी। ये जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, यथार्थ वर्णन, जिससे मैं कहता हूं कि भारतीय यथार्थवाद, कविता के भीतर भारतीय यथार्थवाद खोजने की परंपरा। यथार्थवाद कोई यूरोप से आई हुई चीज नहीं, हमारे कवि अपने तरीके से उसे इन्वेंट करने की, उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। और ये काम जिन कवियों ने किया उनमें नजीर अकबराबादी का बड़ा अहम रोल है। हबीब तनवीर एक प्रगतिशील कवि थे और वो आपको बता रहे हैं कि कैसे नजीर अकबराबादी जैसा एक मेले ठेले का शायर मान लिया गया आदमी कैसे जनजीवन की सबसे भयानक विपदाओं का वर्णन कर रहा है। एक बात। दूसरी, यानी ये भारतीय यथार्थवाद की प्रस्तावना कर रहे हैं नजीर अकबराबादी आधुनिक कविता से ठीक पहले। दूसरी बात, इस नज्म का जो आखिरी टुकड़ा हबीब तनवीर ने इस्तेमाल किया उसे मैं पढ़ता हूं, आप देखें, एक बात पर गौर करें। आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है,
मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है। मुफलिस कहो, फकीर कहो, आगरे का है। शायर कहो, नजीर कहो, आगरे का है। इस वास्ते ये उसने लिखे 4-5 बंद। अब ये जो जोर है आगरे का है। मैं नजीर अकबर, मैं नजीर, मेरी पहचान क्या है, कौन हूं मैं, कहां का हूं। नजीर अकबराबादी से थोड़ा पहले बुल्ले शाह पंजाबी में कह रहे थे, पूछ रहे थे कि तुम कौन हो बुल्ले, और वो जवाब दे रहे थे कि कौन, मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं, बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं कौन हूं, मैं क्या जानूं। फिर वो जवाब देते हैं कि क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं मुसलमान तुर्क हूं, ये मैं ये हूं या ये हूं, और बहुत सारे विकल्प देते हैं। और फिर एक फिलोसफिकल उधेड़बुन आप देखते हैं बुल्ले शाह के भीतर पंजाबी में। ये उधेड़बुन नजीर के यहां नहीं है। उन्हें मालूम है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम नजीर है, मैं शायर हूं, मैं आशिक हूं, मैं असीर हूं, पर मैं क्या हूं, आगरे का हूं। कितनी बहस है आज। किसी आदमी का नाम नजीर की तरह का हो, किसी आदमी का नाम हबीब की तरह का हो, नजीर या हबीब हो किसी आदमी का नाम, तो 100 तरह के शक, 100 तरह के संदेश, 100 तरह के सुबह हमारे मन में भर दिए गए। एक आदमी 200 से ज्यादा साल पहले आपको, अब यानी 2020-21 में आपको जवाब दे रहा है कि मैं नजीर हूं। जो कहना है कहो, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, जो कहना है कहो, पर एक बात जरूर कहो, आगरे का है। ये जो आगरा से संबंध है, स्थान से, जगह से, मिट्टी से, देश से संबंध है। आप देखेंगे क्यों दुनिया में शायद ऐसी रवायत किसी भाषा में नहीं मिलती जैसी भारत में मिलती है, उर्दू में, कि शायर अपनी पहचान अपने गांव के, अपने देश के नाम से बताते हैं। नजीर अकबराबादी, दाग दहलवी, ये जो परंपरा है जो आगे चलकर आपको दिखती, फिराक गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी आजमगढ़, बनारस में नजीर बनारसी, हर जगह आपको देखेंगे उर्दू में शायर अपनी पहचान बताएगा, अपनी जगह, अपने देश के नाम से। क्या मॉडर्निटी, आधुनिकता जिस यूनिवर्सलिटी की कल्पना करती है, जिस सार्वभौमता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है, हर मनुष्य दुनिया का विश्व नागरिक है, ये जो दावा करती है और हमें प्रशिक्षित करती है कि हम ऐसा सोचें, क्या एक प्रगतिशील लेखक के तौर पर नजीर अकबराबादी ये कहना चाहते हैं कि विश्व नागरिक होने से पहले, यूनिवर्सल होने से पहले, हमें अब लोकल होना होता है, हमें अपने अंतर्देशीय होने से पहले हमें देशी होना पड़ता है, हमें सर्वकालिक होने से पहले अपने समय में होना पड़ता है। और ये सिद्ध करना चाहते हैं क्या? इसीलिए कहने को ये एक छोटी सी नज्म है, शहर आशोब, जिसमें आगरा का वर्णन है, टूटे फूटे और बेबारिश आगरा का वर्णन, लेकिन उसके माध्यम से एक बड़ी लिटरेरी वैल्यू, एक बड़ा साहित्यिक मूल्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। रंगमंच के क्षेत्र में ये कैसे एक बड़ी क्रांति है। भारतीय रंगमंच में चाहे वो शास्त्रीय हो या लोक, आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे रंगमंच की शुरुआत पारंपरिक रंगमंच में, यानी शास्त्रीय रंगमंच में भी और लोक पारंपरिक रंगमंच में भी, मंगलाचरण से, देवी देवताओं की वंदना से होती है। लेकिन नजीर अकबराबादी 1954 में यह नाटक लिखते हुए मंगलाचरण जिसे कहते हैं, शुरुआत, उसे किस तरह से बदल देते। आप देखेंगे कि हिंदी के नाटक बाद में जो लोक परंपराओं पर आधारित भी हैं,
वो बड़ी खूबी से मंगलाचरण की इस रवायत का एक बहुत ही क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्रम है नज्मों का, अब देखिए इसके बाद ही कथा शुरू होती है। एक बाजार, जिसे हबीब तनवीर ने कहा है कि आगरे का एक बाजार है, उसका नाम भी उन्होंने हमें बताया है कि आगरे का कौन सा बाजार है। उन्होंने कहा है किनारी बाजार। ये आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा। तो ये जो आगरा का किनारी बाजार का चौराहा है, ये दो फकीर ये शहर आशूब गाते हैं और उसके बाद वो फिर चला जाता है उन लोगों की तरह जो रोजमर्रा का सामान्य जीवन मंदी के दिनों में कैसे बिता रहे हैं। वहां एक लड्डू वाला है, वहां एक तरबूज वाला है, वहां बर्फ वाला है, वहां ककड़ी वाला है, वहां कनमैलिया है, वहां पान वाला है। और ऐसे सामान्य जो कमीन लोग हैं, जो रोजमर्रा कमाई करने वाले, कमीन का अर्थ होता है रोज कमाने वाला, रोज कमाने वाले जो लोग हैं, दिहाड़ी लोग जो हैं, वो खड़े हैं। और मंदी का जो असर उनके जीवन पर पड़ा है, वो असर हबीब तनवीर आपको दिखाते हैं एक दृश्य के माध्यम से। उसमें बहुत सारे काम वो करते हैं, चूंकि इतने विस्तार में जाने की जगह नहीं, इसलिए शहर आशोब। और दूसरी जो नज्म आती है वो है रोटी नामा। बड़ी लोकप्रिय नज्म है और मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा मंदी पर ये पूरी दुनिया में शायद पहली कविता हो, तो उसी तरह रोटी पर बहुत सारी कविताएं आपको भूख पर मिलेंगी, लेकिन रोटी पर कोई कविता हो मैंने नहीं देखा है। संस्कृत में, हिंदी में, अवधी में, ब्रज में कि कोई कविता है रोटी के बारे में। रोटी आ जाती है कहीं वर्णन में, सूरदास लिखते हैं कि रोटी खा रहे हैं या और इस तरह के डिस्क्रिप्शन, पर रोटी पर एक वस्तु के रूप में रोटी पर केंद्रित करके कोई कविता हो ऐसा नहीं मिलता। शहर आशोब, बाजार में मंदी, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता घट गई है, जिसके कारण लोग जरूरी चीजें भी नहीं खट रहे हैं। और चूंकि जरूरी चीजें नहीं खरीदी जा रही हैं, इसलिए जो दिहाड़ी लोग हैं, जो सामान बेचकर अपना काम चलाते हैं, उनके पास अपने जीवन के लिए, खाने पीने के लिए भी नहीं है। और तब आता है रोटी का सवाल, और तब आती है नज्म रोटी नामा। क्या है रोटी नामा? एक बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी। पूछा किसी ने यह किसी कामिल फकीर से, ये मेहरो माँ हक ने बनाए हैं काहे के? वह सुन के बोला बाबा खुदा तुमको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती हैं रोटियां। चांद और सूरज देखता हूं तो भी रोटी नजर आती है, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटी। और फिर जो रोटी नामा का डिस्क्रिप्शन है, आप देखिए बहुत सारी चीजें। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। लाल, लाल एक रंग है, खास रंग है, राजनीति में भी इसका है। तो किसी ने यदि लाल पहन लिया है तो वो रोटी के लिए है। इसी तरह यदि किसी ने हरा पहना है तो वो भी रोटी के लिए है। किसी ने यदि नीला पहन लिया है तो वो भी रोटी के लिए हो सकता है। किसी ने कोई भगवा पहन लिया है तो वो भी रोटी के लिए हो सकता है। जो रंग आप पहनते हैं उसके पीछे कोई फिलॉसफी हो, कोई दर्शन हो, कोई जीवन संघर्ष हो, अनिवार्य नहीं, वो रोटी के लिए भी हो सकता है। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। अब ये फैशन की दुनिया, बांधे कोई रुमाल है। फैशन की दुनिया में जो परिवर्तन, नजीर नहीं परिचित थे फैशन की दुनिया से, लेकिन वो सब बता रहे हैं आपको जो बुनियाद है। सब किश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती। सिर्फ 3 बंद इस्तेमाल किए। और रोटी की नामा के बाद फिर वो जो दिहाड़ी लोग हैं उनकी लड़ाई झगड़े आगे बढ़ते हैं। और फिर नज्म आती है मुफलिसी। मुफलिस, गरीब, निर्धन। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है वह अपनी जान एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्त ख्वान पर, वैसे ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। दुनिया भर के गरीब लोग आपस में लड़ते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी काम के नाम पर। एक मराठी मुफलिस लड़ता है भोजपुरिया मुफलिस से मुंबई में। एक असमिया मुफलिस लड़ता है गुवाहाटी के आसपास एक बिहारी
मुफलिस से, मजदूर से। किस लिए? दोनों मुफलिस आपस में लड़ते हैं। वैसे ही मुफलिसों को, कभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं मुफलिस, वैसे ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। वह दुख, यह दुख वो जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। मैं जोर नहीं देना चाह रहा था, मैं आज बात नहीं करना चाहता नजीर अकबराबादी पर केंद्रित होकर। मैं बस ये कह रहा हूं कि कैसे नज्मों की ये जो तरतीब है, ये बहुत सारा कुछ कहती है, और नज्मों की तरतीब के क्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें कही गई हैं। नजीर की कविता यानी अवाम की कविता, यानी जनता की कविता, यानी भारत की कविता में जितनी वैरायटी है, जितनी विविधता है, जितने रूप हैं उसके, वो सारे के सारे रूप चुन चुन कर पेश किए गए हैं। नजीर अकबराबादी एक ऐसे शायर थे जो ओपन शायर थे, मुक्त, आजाद ख्याल शायर, जो न किसी बंधन में बंधे, न छंद के बंधन में बंधे, न किसी मैथोलॉजी के बंधन में बंधे, न किसी धर्म की बंधन से बंधे। वो किसी बंधन में नहीं बंधे रहे, और जीवन के सब तरह के अनुभव उनकी कविता में व्यक्त होते रहे। तो एक तरफ आगरा जो ब्रज का एक हिस्सा है, तो कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम कविताएं, कन्हैया का बालपन, जो सब कुछ लिखा सगुण कृष्ण भक्त कवियों ने, उसका जैसे एसेंस पेश कर दिया एक का कवि ने, कन्हैया का बालपन। और बहुत सारी बसंत पर कविताएं, होली पर कविताएं, फाक पर कविताएं, ईद पर कविता, दीपावली पर कविता। आप नजीर की कविता के विषयों को उठा दीजिए, दुनिया के वे तमाम विषय जो अछूत रहे हैं पारंपरिक काव्यशास्त्र में, जो पारंपरिक सौंदर्य बोध जिनके बारे में कहता रहा कि ये विषय पे कविता कैसे हो सकती है। आप देखेंगे कि नाटक के अंदर वो जो किताब वाले की दुकान में आए हुए लोग कहते हैं कि ये ककड़ी पे कैसे कविता हो सकती है, ये लड्डू पे कविता कैसे हो सकती है। और वो क्रिटिसाइज करते हैं नजीर अकबराबादी को कि इतने ऊंचे खानदान का होकर भी ये कैसे इस तरह के लोगों के साथ वो बातचीत करते हैं और इस तरह के विषयों पे कविता लिखते हैं। और एक साहब तो बाकायदा ये कह देते हैं कि ये नजीर कुछ भी हो, लेकिन मैं उन्हें शायर नहीं मानता। क्यों नहीं मानते शायर? क्योंकि जो पारंपरिक काव्यशास्त्र है, जो अभिजनों का बनाया हुआ काव्यशास्त्र है, वो काव्यशास्त्र जो ये आजाद ख्याली है, ये जो मुक्ति है, ये जो मुक्त द्वारी संरचना है नजीर की कविता की, तो आप देखेंगे इसमें गुरु नानक पर कविताएं हैं, इसमें इस्लाम से संबंधित, मुसलमानों से संबंधित कविताएं हैं, ईद पर कविता है, और तमाम दूसरे विषयों, मैथोलॉजिकल कविताएं भी हैं। तो दूसरी तरफ ये जो तथाकथित रूप से हिंदू कहे जाते हैं लोग, उनके भगवानों पर, बलदेव का मेला पर कविता है, शिवजी पर कविता है, कृष्ण पर बहुत सारी कविताएं हैं। और जो फाग के बारे में, बसंत के, जो मेला ठेला तीज त्योहार साधारण आदमी की जिंदगी, भारतीय जीवन एक उत्सव है। आप देखेंगे कि चाहे वो किसान हो, चाहे साधारण आदमी हो, कितनी ही गरीबी, निर्धनता और वंचना में रहे, लेकिन उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो जिससे कि उसके जीवन में एक इस तरह की सामुदायिकता के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए एक स्पेस बना रहता है। आप देखेंगे कि भारतीयों का जीवन उत्सवों की एक श्रृंखला से बंधा हुआ, मेलों ठेलों की एक श्रृंखला से बंधा हुआ। आपस में लोगों के मिलने जुलने के लिए हजार रास्ते खोज रखे थे भारतीय लोगों ने। और ये जो सामुदायिकता है, ये जो उत्सव धर्मिता है, ये वो उत्सव धर्मिता नहीं जो आजाद भारत में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने क्रिएट की है, नहीं, ये जो सहज स्पॉन्टेनियस है, जिसका संबंध ऋतु से, हमारे कामकाज से है, उसकी नुमाइंदगी करता है जैसे एक शायर, वो है नजीर अकबराबादी। तो आपको बलदेव जी का मेला भी है, कन्हैया का बालपन भी है, रीछ का बच्चा भी है, पतंग पे भी कविता है, चूहे का अचार पे भी कविता है, और आप देखिए कि तैरने के ऊपर कविता। दुनिया की कितनी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको कभी कविता नहीं मिलेगी, जैसे तैरना। तैरने के कितने तरीके हो सकते हैं, तैरे किस किस तरह से लोग यमुना में तैरते हैं आगरा में, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कमाल का नजीर अकबराबादी ने किया। और जो वर्णन है, जब आप पढ़ते हैं नजीर को, जो नज़्में तरतीब से पेश की हैं, ये सारी की सारी जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सब प्रगतिशील
कवि के लिए, प्रगतिशील साहित्य के लिए सब वैल्यूज हैं, मूल्य हैं। आजाद ख्याल होना, सबके लिए जगह देने वाला होना, जनता कि उसकी सामुदायिकता का, उसके साधारण जीवन का उत्सव मनाने वाला होना, ये सब के सब वैल्यू है। और जब नजीर ने इन सब चीजों पर लिखा तो जैसे कि वो एक ठेठ भारतीय कवि की तरह लिखा। ये पंक्तियां आप देखिए जो कन्हैया का बालपन से ली गई हैं, नज्म से। अब ये नज्म क्या है? गीत है, लोकगीत की तरह। माता जसोदा उनकी बहुत करती मिनतियां, और कान्हा को डुराती उठा बन की संटियां। जब कान्हा जी जसोदा से करते यही बयां, तुम सच न मानो जानो माता ये सारी हैं झूठियां। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं किशन कन्हैया का बालपन। और आखिरी बंद जो हबीब तनवीर ने इस्तेमाल किया, एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन झुका दिया। वो मशहूर कहानी जो कृष्ण कथा की है। पूछा जसोदा ने तो वहीं मुंह बना दिया, मुंह खोल 3 लोक का आलम दिखा दिया। एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कन्हैया किशन कन्हैया का बालपन। तो ये जो तरतीब है नज्मों की, ये तरतीब बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरतीब के माध्यम से हबीब तनवीर ने अपने समय में जैसी कविता वो चाहते होंगे उस तरह की कविता की एक बानगी पेश की। ये कविता जो कबीर से शुरू होती है, जो यथार्थवादी तुलसी से शुरू होती है और नजीर से होते हुए फिर अंततः उत्तरवर्ती निराला में और नागार्जुन में आती है, त्रिलोचन केदारनाथ अग्रवाल में आती है। यदि आप ये बात ध्यान रखें कि ये हिंदी कविता में नागार्जुन, त्रिलोचन केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध का समय है, ये शील का समय है, तो आप ये सारी की सारी वैल्यूज, ये सारे के सारे जो मूल्य हैं जो नजीर की कविता के माध्यम से हबीब तनवीर जिन्हें स्थापित करना चाहते हैं, वो आप उनके महत्व को समझ सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जीवाश्म नहीं है, ये जीवाश्म का प्रदर्शन नहीं है नाटक के भीतर, ये बल्कि एक जीवित परंपरा का प्रदर्शन है, एक जीवित व्यक्ति का प्रदर्शन है, एक जीवित मूल्य व्यवस्था का प्रदर्शन है जो हमारे जमाने में भी जीवित है और नए नए रूप ले रही है। नजीर अकबराबादी का जो यथार्थवाद है, उस यथार्थवाद में और नागार्जुन द्वारा आयत किए गए, प्राप्त किए यथार्थवाद में, त्रिलोचन द्वारा प्राप्त किए गए यथार्थवाद में बहुत गहरा संबंध है। नागार्जुन और त्रिलोचन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने जो भारतीय जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति का आविष्कार किया, वो कोई यूरोप से आई हुई पद्धति नहीं है, बल्कि वो कबीर, तुलसी और नजीर जैसे कवियों के माध्यम से आई हुई पद्धति है जो ये कवि इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक प्रगतिशील शायर, एक प्रगतिशील लेखक, एक प्रगतिशील रंगकर्मी, एक प्रगतिशील नाटककार जो सबसे बड़ा संघर्ष कर रहा है, उस जमाने में भी कर रहा था और आज भी कर रहा है, और वो है मनुष्य की एकता के लिए संघर्ष। दुनिया में तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो समाज में बनी हुई हैं, जो सामाजिक संरचना में है, बहुत सारे ऐसी संरचनाएं बना ली गई हैं सदियों सदियों में, सामंतवाद के कारण, पूंजीवाद के कारण, जो भेद पर आधारित है। मनुष्य और मनुष्य के बीच तमाम तरह के भेद और श्रेणीकरण, हायरार्की गढ़ ली गई है। एक प्रगतिशील कवि, एक प्रगतिशील लेखक, प्रेमचंद या निराला, नागार्जुन और मुक्तिबोध, भीष्म साहनी और हबीब तनवीर क्या चाहते हैं? वे बस इतना चाहते हैं कि ये जो स्थानीय भिन्नता है, जो कल्चरल सांस्कृतिक भिन्नता है, वो रहे। आगरे का आदमी आगरे की तरह रहे, और असम का आदमी असम की तरह, और बंगाल का आदमी बंगाल की तरह। कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक अंतर रहे, क्योंकि सांस्कृतिक अंतर ही हमारी जीवनी शक्ति है। एक मलयाली व्यक्ति एक
कश्मीर का आदमी, सब अलग अलग तरीकों से रहें। सांस्कृतिक भिन्नताएं जो हैं वो खूबसूरतियां हैं हमारे जीवन की, वो रहें, पर इसके बावजूद उनमें एकता हो। आप समझते हैं कि एकता का अर्थ होता है एक रूप हो जाना नहीं होता। कश्मीर का आदमी यदि मालाबार के आदमी की तरह हो जाए, और मालाबार का आदमी इंडोनेशियाई आदमी की तरह, और इंडोनेशियाई आदमी पटना के आदमी की तरह, तो दुनिया एक रूप हो जाएगी। कितनी कितनी असुंदर होगी ये दुनिया। इसलिए हमारी सांस्कृतिक भिन्नताएं रहें, पर श्रेणीकरण न रहे, ऊंच नीच न रहे, भेद न रहे। एक पटना वाला पटने वाले की तरह रहे, एक बनारस वाला बनारस वाले की तरह, पर यह ना हो कि पटने वाला ऊंचा और बनारस वाला नीचा, या बनारस वाला ऊंचा और पटने वाला नीचा। ये भेद ना रहे। तो वो कौन सी चीज है जिसके स्थापित करना चाहते हैं लेखक? वो है मनुष्य की एकता। और मनुष्य की एकता कब प्रतिपादित की जा सकती है? जब यह प्रतिपादित किया जाए कि मनुष्य मूलतः समान है, ऊंचा नीचा नहीं है। ये जो भिन्नताएं हैं वे समाज द्वारा पैदा की हुई भिन्नताएं हैं। ये जो भेद हैं ये समाज द्वारा पैदा किए गए। इन भेदों के बावजूद भी मनुष्य और मनुष्य बराबर हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नजीर अकबर आबादी दुनिया भर में चल रहे राजनैतिक आंदोलनों से शायद परिचित नहीं होंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, और फ्रांस में क्या हो रहा है। वो जो पूरा संघर्ष था मनुष्यता का, लोकतंत्र के लिए संघर्ष, उससे वो शायद परिचित नहीं होंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए जो संघर्ष दुनिया में चल रहा था, लोकतांत्रिकता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उससे वो शायद परिचित ना हो। लेकिन नितांत अपने तरीके से, जैसे कबीर ने मध्यकाल में डिस्कवर किया, मनुष्य की एकता का प्रतिपादन किया कबीर ने। उन्होंने ऊंच नीच का भेद किया। उन्होंने अंतर पैदा करने वाली सारे सामाजिक विचारों का और रणनीतियों का और दर्शन का खंडन किया। उन्होंने बहुत जोर देकर यह प्रतिपादित किया कि सब एक ही मिट्टी के भांडे हैं, सब एक ही तत्व से बने हैं, सब एक ही नूर से उपजे हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें और उसमें। हिंदू कहो, मुसलमान कहो, पांडे कहो, तुर्क कहो, कोई फर्क नहीं है। वेद मानो, कतेब को मानो, कोई फर्क नहीं है। ये जो अंतर है, इसके खिलाफ जैसे कबीर अपने तरीकों से, भारतीय तरीकों से लड़ रहे थे, वैसे ही नजीर अकबर आबादी ने ये स्थापना की, मनुष्य की एकता मात्र की स्थापना। इस नाटक की जो आखिरी नज्म है, और उस नज्म के 6-7 टुकड़े जो बंद जो इस्तेमाल किए हबीब तनवीर ने, उससे वो सिर्फ नजीर अकबर आबादी के काम पर नहीं फोकस कर रहे हैं, बल्कि वो नजीर अकबर आबादी के बहाने से अपने समय में मनुष्य की एकता का प्रतिपादन करना चाहते हैं। और वो एकता कैसे होगी? जब हम ये मान लेंगे कि हम सब प्रकृति द्वारा समान बनाए गए हैं। जो भी अंतर है, ऊपरी अंतर, किसी का रंग गोरा है, किसी का काला, कोई ऐसे कपड़े पहनता है, कोई वैसे कपड़े पहनता है, कोई ऐसे बाल बनाता है, कोई वैसे बाल बनाता है। ये जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, ये सब भिन्नताएं हैं, लेकिन ये ऊंच नीच नहीं है। नजीर कहते हैं सब अंततः आदमी है। और यही तो बात है जो कहना चाहते हैं हबीब। मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे ये इस नज्म की स्थापना के लिए ये नाटक लिखा गया है। सब अंततः आदमी ही तो हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। आप भूल गए हो कि अभी थोड़े दिन पहले महामहिम डोनाल्ड ट्रंप महोदय, अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति, किस तरह पेश आ रहे थे अमेरिकी जनता के साथ और दुनिया के लोगों के साथ। बादशाह कई बार भूल जाते हैं कि वे भी अंततः आदमी हैं। तो नजीर याद दिलाते हैं उनको, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जो सबसे गरीब है वो भी आदमी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। किसी भी नाम पे फर्क करो। कितना खूबसूरत लिखा नजीर ने, और कितनी खूबसूरती से
रेखांकित किया हबीब ने, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां। किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, आदमी नहीं बनाई है। मस्जिद ने भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। मस्जिद में सिर्फ ये नहीं कि कुरान पढ़ी जाती है, आयतें पढ़ी जाती हैं और प्रार्थनाएं की जाती हैं, मस्जिद से बाहर जूतियां भी चुराई जाती हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। जो उनको ताड़ता है, और जो एक आदमी बाहर जूती चुराते हुए आदमी को ताड़ता रहता है, सो है वो भी आदमी। बनाने वाला, प्रार्थना करने वाला, मौलवी, खुतबा ख्वां, जूतियां चुराने वाला, उसे ताड़ने वाला, सब है, सो है वो भी आदमी। यहां आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार। और वह जो मर गया है, सो है वह भी आदमी। सारे भर फर्क सब मनुष्य निर्मित हैं, समाज निर्मित हैं। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नजीर। और सब में जो बुरा है, सो है वो भी आदमी। क्यों आप जाते हैं न्यायालय, क्यों एक आदमी को मौका देते हैं जो सबसे बड़े अपराध करके आता है, उसे भी कहते हैं कि आओ अपने पक्ष में कुछ कहो? क्यों नहीं आजकल ये जो पूरी दुनिया में हाल हुआ है कि लोग शक सुबह में लोग खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही न्यायाधीश, और तुरंत फुरत फैसला कर देते हैं, ये कैसे मानवीय नहीं है? जो सबसे बुरा है उसको भी अपना पक्ष रखने का आप मौका देते हैं। बरसों बरस महात्मा गांधी के हत्यारे को भी आप मौका देते हैं कि वो अपनी बात कह सके, और उसके बाद फिर आप फैसला लेते हैं कि ये होना चाहिए। तो जो सबसे बुरा है और सबसे जो अच्छा है, उसको आप इक्विवेलेंट मानते हैं, बराबर मानते हैं। और एक मनुष्य के हक, ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार सब बड़ा कुछ नहीं मालूम था नजीर को, लेकिन नजीर ने यह कहा। आदमी नामा आधुनिक दुनिया से पहले, आधुनिक साहित्य से पहले एशियाई मुल्कों की ओर से समानता का एक घोषणा पत्र है जो पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है। और ये घोषणा पत्र नजीर अकबर आबादी ने पेश किया है, और हबीब तनवीर ने 1954 में आगरा बाजार में नए सिरे से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नाजीवाद और फांसीवाद के तमाम कत्लोगारत के बाद, इसे फिर दोहराया है कि जो अच्छा से अच्छा है और जो बुरा से बुरा है, जो सबसे ऊंचा है और जो सबसे नीचा है, जो यहूदी है और जो जर्मन है, सब अंततः आदमी है। जब जब हम ये फर्क भूलने लगते हैं तो एक आवाज आती है और वो कहती है कि सब, कबीर की आवाज है, बुद्ध की आवाज है, नजीर की आवाज है कि सब अंततः आदमी है। हबीब तनवीर ने 1954 में जो संघर्ष थे दुनिया के, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, साहित्यिक संघर्ष, उनकी रोशनी में ये नाटक लिखा है आगरा बाजार। इसलिए इसकी जो रेंज है, इसकी जो व्याप्ति है, इसके माध्यम से जो बातें कही गई हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगमंच की दृष्टि से, जैसा मैंने कहा, ये एक ओपन थिएटर का नाटक है। इसमें भारत की परंपराएं मुखर होकर बोलती हैं, थोड़ी सी यथार्थवाद की झलक भी, जो पश्चिमी
रंगमंच का जो यथार्थवाद है, रंगमंच की जो शैली है यथार्थवाद, उसकी भी थोड़ी सी झलक है। यानी एक तरह से भारतीय परंपरा जो अयथार्थवादी है और जो पश्चिम की यथार्थवादी परंपरा है, उसके बीच एक समन्वय होता है। आगरा बाजार न लिखा गया होता तो पूरी दुनिया में भारत की तरफ से जो पेश किए गए आगे कारनामे खुद हबीब साहब ने किए। 1968 में मिट्टी की गाड़ी और 1975 में चरणदास चोर न हो सके होते। तब हमारी भाषाओं में, हमारे रंगमंच में रतन कुमार थियम, बीवी कारंत, कावनम नारायण पणिक्कर जैसे महान लोग न हुए होते जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीयता का डंका बजाया। भारतीय रंगमंच पर भारतीयता की पुनर्स्थापना करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व जो भारतीय हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर उस तरह से न कर सके थे, उसे हबीब तनवीर ने आगरा बाजार के माध्यम से 1954 और 1970 में किया। दोस्तों, बातें बहुत हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह बहुत सारी बातें होती हैं, पर मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ ये बातें रोक देनी चाहिए। और मैं आप सबका, जिन्होंने इतनी देर तक, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त, 90 से 100 मिनट के बीच में बोल चुका हूँ, ज़्यादा वक्त तक आपने बहुत धीरज से, धैर्य से इन बातों को सुना। इन बातों में कुछ उधेड़-बुन है, कुछ मोटी मोटी रेखाएं हैं जो हबीब तनवीर के काम से और आगरा बाजार की के महत्व को स्थापित करने के लिए कुछ मैंने कही है। बात पूरी नहीं है, इसके बावजूद मैं समझता हूं कि कुछ बुनियादी बातें मैं ज़रूर आपके सामने कह सका हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक इस बातचीत में भाग लिया और मेरी बातों को सुना। आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप से हिंदी नामा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए के विद्यार्थियों ने बनाया है और इसके 2 कर्ता धर्ताओं सीमांकन यादव और सर्वेश मिश्र को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उनके साथ ही उनकी पूरी टीम को और उनके पूरे साथियों को कि उन्होंने इस माध्यम से मुझे आज अपने एक प्रिय लेखक पर बात करने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।